दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 6 चैप्टर सेकेंड विविधता एवं भेदभाव। आपके लिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले 4 लाइनें। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। डियर स्टूडेंट्स, यह क्लास इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, पीएचटी, टीएसटी, सुपर टेट, सीटेट, टेट। इसके अलावा ये डी ट्रिपल एस बी, आर ओ ए आर ओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी, इवन ऐसे सारे के सारे एग्जाम्स जिसमें पॉलिटी आती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक नज़र दोस्तों हम घुमा लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। देखिए दोस्तों, ये आप चित्र देख पा रहे होंगे किस तरीके से अलग अलग टाइप्स के स्टूडेंट आपको नजर आ रहे होंगे। इनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, लुक्स भी अलग अलग है। इसी को विविधता कह सकते हैं। अब आगे बढ़िए, देखिए क्या क्या टॉपिक है। देखिए दोस्तों, लड़के और लड़की में भेदभाव, अर्थात महिला और पुरुष में भी भेदभाव होता, किस तरीके से होता है, समाज किस तरीके से इस भेदभाव को प्रदर्शित करता है, इसके बारे में भी दोस्तों पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। देखिए क्या दिया गया इसमें, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, अर्थात कुछ ऐसी पुरानी प्रथाएं हैं, कुछ ऐसी धारणाएं बनी हुई हैं कि लोगों में भेदभाव किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, असमानता एवं भेदभाव। इसका सीधा संबंध दोस्तों अस्पृश्यता के उन्मूलन से है, छुआछूत की बीमारी से है। एक तरीके से बीमारी है, कैसे कोई किसी व्यक्ति को छुएगा और अपवित्र हो जाएगा, कैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ जानवर जैसा व्यवहार कर सकता है। ये भारत में कई हजारों साल से चलता आ रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा जो संघर्ष किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था और संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह का वक्त भी लगा था और दिन थे लगभग 18। देखिए इतने टॉपिक दोस्तों हम लोगों को कंप्लीट करना है। भेदभाव के लिए संघर्ष या सामना करने पर कितने प्रकार की समस्याएं होती हैं, बहुत लगभग अब तो इतना नहीं होता, बट 10 से 15 साल पहले एजुकेशन सेंटर में, जैसे टाउन हो गांव हो, तो विभिन्न प्रकार की दिक्कतें आती थी, पढ़ने लिखने में दिक्कत आती थी। लोग एजुकेशन के दौरान अलग अलग बैठाते थे, जो वहाँ के टीचर होते थे वो भी भेदभाव करते थे। विभिन्न प्रकार के समाज के लोग टिप्पणी कसा करते थे कि पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेंगे आप, पढ़ लिख करके आप बैरिस्टर बनेंगे, इस टाइप की विभिन्न प्रकार की चीज़ें होती थी। ऐसा है ना कि 4 वर्गों में लोगों ने बांट रखा था, जिस जात धर्म में आप जन्म लेंगे उसी के अनुसार कार्य करेंगे, ये सब चीज़ें आती थी सामने। तो ये रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया और इस देश में समानता लाने का पूरा प्रयास किया। फिर भी दोस्तों आपने विभिन्न प्रकार के केसेस सुने होंगे कि ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर दलित को घोड़ी पर चढ़कर भी जाने नहीं देते हैं। तो इस टाइप की मानसिकता के, तुच्छ मानसिकता के लोग आज भी इसी देश में मौजूद हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो ऐसे लोग गांव और कस्बों में अधिक पाए जाते हैं। शहर में क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि शहर के लोग अपने आप को व्यस्त रखते हैं और अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो इतने टॉपिक दोस्तों हम लोगों को इस चैप्टर में कंप्लीट करने हैं। अपना देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद संविधान बनने का कार्य भी प्रारंभ हुआ था। आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, जिसका टॉपिक है विविधता एवं भेदभाव। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। प्री के साथ साथ ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बाई चांस अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है मेंस में कि विविधता एवं भेदभाव को 250 शब्दों में लिखें, तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और 250 शब्दों में उसे व्यक्त करने की कोशिश जरूर दोस्तों करें। यह चैप्टर प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम क्या हैं और हम कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते, कौन सी भाषाएं बोलते, क्या खाते, क्या पहनते,
कौन से खेल खेलते हैं और कौन-कौन से उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता। बिल्कुल दोस्तों, जैसे आप छोटे से एग्जाम्पल से समझो, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग होंगे तो मैक्सिमम मोटे कपड़े पहनेंगे क्योंकि वहाँ ठंडी रहती है। 12 महीने जम्मू कश्मीर में ठंड रहती है। इसी जगह कोई व्यक्ति केरल का होगा, कर्नाटका का होगा, दक्षिण भारत का होगा, तो उसके खाने-पीने की चीज़ें अलग होंगी, रहन-सहन उसका अलग होगा। वह स्वेटर वगैरह नहीं पहनेगा क्योंकि दोस्तों वहाँ पर तापमान समान रहेगा। कैसा रहेगा? तापमान जो डियर स्टूडेंट्स है वह समान रहेगा, तापमान में असमानता नहीं रहेगी। वह लुंगी लगाएगा और शर्ट पहनकर घूमेगा। बट जम्मू कश्मीर में इसके जस्ट अपोजिट होगा। उनका खान-पीन, उनकी भाषाएँ अलग होगी, दक्षिण भारत की भाषाएँ अलग होंगी। इसी तरीके से आप अरुणाचल प्रदेश ले सकते हैं और गुजरात के भी अंतर को समझ सकते हैं। इनका ड्रेसिंग सेंस अलग है, इनकी डाइटिंग अर्थात इनका खाने-पीने की चीज़ें अलग हैं और लैंग्वेज भी अलग है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें, तो यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। ये विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं। अर्थात सीधी कहने की बात है कि आप अगर घूमने से उत्तर भारत से दक्षिण भारत में जानते हो, सपोज दैट वहाँ कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए, तो ऐसा लगता है कि ये अपना है। उसका ड्रेसिंग, उसका खान-पीन, उसकी भाषा अपनी जैसे, तो एक अपनत्व प्रेम जागृत हो जाता है। इसी तरीके से आप किसी अदर कंट्री में स्टडी कर रहे हैं, सपोज दैट आप अमेरिका में स्टडी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति इंडिया का मिल जाए, तो अपनत्व की भावना ऑटोमेटिक जागृत हो जाती कि ये बंदा या बंदी ये इंडिया से बिलॉन्ग करते हैं। इनकी भाषा शैली, खान-पीन, जन्म स्थल सब इंडिया है जहाँ के हम हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों होती हैं। दोस्तों, वे हमें बहुत अजीब और अपरिचित लोग लगते हैं। देखिए, जो अपने से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। जैसे आप यूपी में आगरा में स्थित है ताजमहल, जिसे कहा जाता है 7वां अजूबा। यहाँ पर औसतन 10 में से 7 पर्यटक जो होते हैं विदेशी होते हैं। कुछ इंडियन जाते हैं, इंडियन भी घूमने जाते हैं, फॉरेनर भी आते हैं, तो उनके बीच में अंतर आपको साफ देखने को मिलता है। जब कोई इंडियन ताजमहल घूमने फर्स्ट टाइम जाता है, तो इतनी जल्दी किसी फॉरेनर के साथ या विदेशी पर्यटक के साथ वह घुल-मिल नहीं जाता है। थोड़ा वक्त लगता है, 1-2 बार घूमने जाएगा, देखेगा, तब हाय हेलो बोलेगा, फिर उसके साथ 1-2 फोटो खींचेगा या बातचीत करेगा। वक्त दोस्तों लगता है जब कोई अपने से भिन्न होता है। इस पर एक पिक्चर भी बनी हुई है, टू स्टेट, आलिया भट्ट एंड अर्जुन कपूर पर, जो कि 2 राज्यों के बारे में दिखाया गया है, 2 अलग धर्मों के बारे में उसके बारे में बताया गया है। देखिए, इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह दिखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो एक पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। पूर्वाग्रह का मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति को देखा, तुरंत अंदाजा लगा लिया कि इसकी पहले की स्थिति कैसी थी, इसका नेचर कैसे था पहले, या अर्थात ये कैसा है, आलसी है, कंजूस है या डरपोक है, लड़ाई वाला, कैसी इसकी स्थिति है। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और है, सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते हैं, उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, ये माइंडसेट होता है कि अगर आपको बेस्ट लगता है कि आप सूट बूट में वेल मेंटेन रहें, और दूसरा कोई आपके सामने वर्कर आ जाए, तो आपको लगेगा इसकी लाइफ क्या है, बेकार है, ये इस तरीके का डर्टी पर्सन है या एकदम गरीब है।
आपको ये चीज़ें बुरी लगने लगी। उसका कारण है कि आपका माइंडसेट है कि आपको सूट-बूट में रहना है, इंग्लिश बोलना। अदर लैंग्वेज वाला कोई बंदा मिलेगा तो आप उसको हे दृष्टि से देखेंगे। किस दृष्टि से देखें? हे दृष्टि से, यार इसको क्या नॉलेज होगा? ये ऐसे भोजपुरी बोलता है, हिंदी बोलता है, बिहारी बोलता है, कन्नड़ बोलता है, तमिल बोलता है, ये सब सारी लैंग्वेजेज़ बोलता है, तो इसको क्या नॉलेज होगा? बट दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबको हर फील्ड में कोई ना कोई नॉलेज होता है। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र में वे आते हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्म, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्धिस्ट है, जैन है। 6-7 धर्म है जो पांच जितने देश में धर्म है, सॉरी, विश्व में जितने धर्म हैं, सारे के सारे धर्मों के लोग अपने भारत में लगभग निवास करते हैं, कुछ धर्मों को छोड़कर। और एक चीज बता दें दोस्तों, सबके धर्म अलग हैं, सबके त्योहार अलग होते हैं, मान्यताएं अलग होती हैं, सबकी धर्मों की जो किताबें होती हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, वो भी सबके अलग होते हैं। और बात करें इंडिया और फॉरेन में, तो देखिए अमेरिका और कनाडा, रूस के लोग एकदम भाग के गोरे होते हैं। इंडिया में सारी वैरायटी पाए जाएंगे। गोरे भी होंगे, पीले भी होंगे, काले भी होंगे, लाल भी होंगे, छोटे भी होंगे, मोटे भी होंगे, पतले भी होंगे, लंबे भी होंगे, चौड़े भी होंगे। हर वैरायटी इंडिया में दोस्तों अवेलेबल आपको मिलेगी। बट अदर कंट्री में क्या होता है, जैसे आप साउथ अफ्रीका में चले जाएं, तो वहाँ पर मैक्सिमम लोगों का जो स्किन का कलर है वह डार्क है। बट इसी जगह आप रूस में चले जाएं, जो उत्तरी देश है, वहाँ पर लोग मैक्सिमम लोग क्या भूरे मिलेंगे, कनाडा में भूरे मिलेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, ये सब विविध काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिलता है। हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते, इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। दोस्तों, रंग भेद के बहुत सारे केसेस मिलेंगे। कुछ समय पहले एक कंट्री में एक ब्लैक मैन को गोरे पुलिसकर्मियों ने मार दिया था, क्योंकि उनको शक था कि इसने कुछ क्राइम किया, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं था। बट वो लंबा चौड़ा था और डार्क स्किन का था। तो दोस्तों, रंग भेद के बहुत लोग शिकार हुए हैं। इंडिया से भी बहुत लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको भी इन सब चीज़ों का शिकार होना पड़ता है, और इस बारे में वो भी चर्चा करते हैं। और दोस्तों, इसका खुलकर विरोध भी करना चाहिए। किसी भी टाइप का कोई भेदभाव हो, चाहे जन्म के स्थान पर हो, ठीक है, जन्म के स्थल के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, ठीक, जात के आधार पर किसी भी टाइप का भेदभाव हो, तुरंत उसका विरोध करना चाहिए। और इसके लिए अनुच्छेद 17 बना है। देखिए, अनुच्छेद 17 में क्या है, ये अनुच्छेद 15 था। अनुच्छेद 15 में बताया गया है कि जन्म के आधार पर, और रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। स्त्री पुरुष अगर एक ही कंपनी में एक ही जैसी जॉब कर रहे हैं तो उनकी सैलरी में अंतर नहीं होना चाहिए, उनके व्यवहार में अंतर भी नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह देखिए, यहाँ से समझते उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी देखिए दोस्तों, लोगों के दिमाग में पूर्वाग्रह क्यों आते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया उनकी सूची बनाइए। देखिए, ग्रामीण लोग, आधे से ज़्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं। 60% जो भारत की पॉपुलेशन है डियर स्टूडेंट्स, वह गांव में रहती है। कहाँ रहती है? गांव। खेती किसानी करना, सब्जी उगाना, बेचना, खाना, मजदूरी करना, यही सब उनके काम होते हैं। बट वो, वी आर पार्ट, वी आर इंडियन, ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट। हम सभी लोग भारतीय हैं, किसी भी टाइप का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, अर्थात अधिक वो टेक्नोलॉजी में नहीं इन्वॉल्व होते। वो अपना सादा जीवन, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार की जिंदगी ही जीते हैं। फसल की बुवाई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। दोस्तों, जैसे फसलें बो दी गई, अब उनको पता है कि 6 महीने बाद ही फसल पकेगी, उसके बाद हमारा काम है। उतने समय के लिए वो शहर में जाकर कोई ना छोटा मोटा काम धाम भी करते हैं। अब आप शहरी लोग समझें, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, अर्थात देर रात तक जगना और सुबह देर तक सोना, ये उनकी लाइफ स्टाइल में सम्मिलित होता है।
शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। बिल्कुल दोस्तों, पापा अलग खाना खाते हैं, बच्चे अलग खाते हैं, मम्मी अलग खाना खाती, सबकी ड्यूटी की टाइमिंग अलग होती है, एजुकेशन की टाइमिंग अलग होती है, सबका एकदम अलग-अलग होता है, सेपरेट रूम वगैरह भी होते हैं। बट कुछ शहरों में ऐसे भी घर हैं जो छोटे-छोटे से घरों में रहते हैं और एक साथ भी खाना-पीना खाते हैं, जो रिसेंटली गाँव से आते हैं। शहरों में रहना बहुत महँगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने-जाने में खर्च हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत से लोग किराए पर रहते हैं आज भी और हमेशा ये प्रोसेस बना रहेगा। और शहरों में मैक्सिमम चीज़ें, जितनी चीज़ें आप देखते हैं सब पैसे के दम पर ही खरीदी जाती हैं। गाँव में क्या होता है कि आपके यहाँ आटा नहीं तो किसी और से ले आइए, बट शहर में ऐसा नहीं होगा। जब आपकी जेब में 30 रुपए होंगे तभी आप 1 किलो आटा ला पाएँगे। अब आगे बढ़ते हैं, लड़के और लड़की में भेदभाव। बिल्कुल दोस्तों, इस तरीके के भेदभाव समाज में या कहीं अन्य स्थानों पर भी आपको देखने को मिले होंगे। आइए समझते हैं ये मैटर क्या है। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, ये तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात। आइए देखें कि क्या सच है। बिल्कुल दोस्तों, आज भी लोग वंश बढ़ाने के लिए भ्रूण हत्या को प्रमोट करते हैं। अर्थात जब कोई महिला 5-6 महीने की प्रेग्नेंट होती है, 4-5-6 महीने की प्रेग्नेंट होती, तो उसमें पेट में लड़का है, लड़की है, उसकी जाँच करवाते हैं, जो एकदम गैर कानूनी है दोस्तों। अगर बच्ची है तो उसे मैक्सिमम लोग मरवाना पसंद क्या करते हैं? मरवा देते हैं, जो कि बहुत ही कि एक घिनौना कृत्य है, बहुत ही गंदा कार्य है दोस्तों। आज के युग में लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों समान हैं, दोनों को एजुकेशन दें और दोनों को जॉब के लिए प्रमोट करें। और आज की जो दोस्तों बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डिफ़ॉल्ट पाया जाता है, वह लड़कों में पाया जाता है, ना कि दोस्तों लड़कियों में। इसलिए ध्यान रखें कि लड़कियां भी बहुत नॉलेजेबल होती, बहुत सक्सेस होती हैं, देश को सँभालने की क्षमता रखती हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि लड़के बहुत कुछ कर सकते हैं, वो उनकी गलतफ़हमी है। इस भ्रम से बाहर निकलें और लड़के और लड़कियों को एक नज़र से देखें और समानता का व्यवहार करें। अब देखिए दोस्तों, ये एक रही फोटो, इसको आप लोग देख सकते हैं। 2 लड़कियां हैं और लड़के दिखाए गए। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और कुछ, बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मज़ाक उड़ाते हैं, ये नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? बिल्कुल दोस्तों, अगर शारीरिक रूप से कोई विकलांग है, तो कभी न कभी वह उपहास का पात्र बना है। लोग मज़ाक उड़ाते हैं। इसी तरीके से आप जात में ले सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एससी या दलित समुदाय से संबंध रखता है, तो कभी ना कभी उसको एक दिन में एक बार एहसास दिलाया जाता है कि नहीं, आप तुम इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इसलिए हम आप पर दया करते हैं या आपके लिए इस तरीके का कार्य करते हैं। दोस्तों, इन सब चीज़ों से उभर कर देश को विकसित राष्ट्र में अगर कन्वर्ट करना है, विकसित राष्ट्र बनाना है, तो जात, धर्म, समुदाय को एक साइड रख के देश के लिए दोस्तों काम करना होगा, अपने सपनों को साकार करना होगा और अपने जीवन को बेहतर बनाना होगा। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घुरती आंखों से मैं छिप जाना पसंद करती हूँ। किस तरीके से एक बच्ची लंगड़ी है, बेचारी व्हील चेयर पर बैठी हुई है। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं, उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, वह खास जरूरत वाले बच्चे। अर्थात देखिए दोस्तों, इनके लिए एक विद्यालयों की व्यवस्था की गई है, मेडिकल सेंटर की व्यवस्था की गई है, इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की गई है। इसमें दोस्तों अंधे बच्चे भी हो सकते हैं, जिनके शरीर शारीरिक रूप से कोई पार्ट्स खराब हो, कोई भाग खराब हो, तो वो भी बच्चे हो सकते हैं। अगर इनको प्रमोट किया जाए दोस्तों, और करना चाहिए, तो ये किसी न किसी क्षेत्र में ज़रूर आगे निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है क्या दोस्तों? होता है। लड़के लड़कियां एक समान, लड़कों की भी भावनाएं होती हैं, तो वो भी रो सकते, क्यों नहीं रो सकते हैं दोस्तों? बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती, तो माता पिता एवं
परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते वे ये विश्वास करने लगते कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि क्या मानता है दोस्तों? यह मानता है कि देखिए दोस्तों, लड़का ये मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने आप को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक लड़का बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे। ये दोस्तों बचपन से मानसिकता है, यही एक असमानता का एग्जाम्पल है। लड़के को चोट लगे तो घर वाले कहते बेटा रो मत, तू बहादुर है, दमदार है, तुझे दर्द नहीं होगा, तू मर्द का बच्चा है, मर्द को दर्द नहीं होता। बट ऐसा नहीं होता दोस्तों, उनके अंदर इमोशंस होते हैं, उन्हें भी दर्द होता, उन्हें भी तकलीफ होती, उन्हें भी दुख होता। किसी बच्चे का सिलेक्शन ना हो, एक दो नंबर से रह जाए तो क्या वो लड़का रोएगा? नहीं रोएगा दोस्तों, छुप कर रोएगा। अगर सबके सामने रोएगा तो उसके मन में एक डर रहेगा कि यार फैमिली वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, लोग चिढ़ाएंगे, कमेंट्स बाजी करेंगे, परेशान करेंगे। इन सब चीजों से दोस्तों उबरना है। लड़कियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती तो वो रोकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देती, बट लड़के अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, प्रेजेंट नहीं कर पाते इमोशंस को। देखिए दोस्तों, इसलिए वे दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। क्या करते हैं? रोक लेते हैं। अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, हम लगातार ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती। समाज की इन मान्यताओं को बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं कि लड़कियों का ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, लड़कों का अलग होगा। लड़की दौड़ भाग नहीं पाएगी, लड़का दौड़े भागेगा। लड़की फिजिकली वीक होगी, लड़का फिजिकली स्ट्रांग। ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ी दोस्तों भारत की एक विडंबना यह है कि जैसे पुराने हजारों साल पुराने रीति रिवाज है, रूढ़िवादी मानसिकता है, जैसा जो कुछ है वैसे ही दोस्तों एकदम लोग मानते चले आ रहे हैं और उसी को बिना सोचे समझे, बिना तर्क किए हुए फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज ज्ञान का समाज है, जिसके पास ज्ञान है वही देश को या पूरी दुनिया को उजाला दिखाएगा। जब भी कोई मानता, कभी रूढ़िवादी कुछ विचारधारा या पुराने समाज की प्राचीन प्रथाएं हों तो उन पर एक बार तर्क जरूर करें और उनके बारे में पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें। जैसे आपको एक एग्जांपल दें कि पीपल का जो पेड़ है उसकी पूजा क्यों की जाती। डियर स्टूडेंट्स, उसकी पूजा इसलिए की जाती क्योंकि वह 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन एक जीवनदायिनी गैस है जो वातावरण में 21% प्रेजेंट है और इसका फार्मूला O2 होता है। अब हम लोग देखेंगे रूढ़िबद्ध धारणाएं। देखिए दोस्तों, रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती हैं? बिल्कुल देखिए दोस्तों, आइए इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें। देखिए दोस्तों, रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। रूढ़िबद्ध धाराएं रूढ़िबद्ध धारणाएं वो होती हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही, बिना सोचे समझे आज की युवा पीढ़ी उसको बस फॉलो कर रही है। कि ऐसे ही होता है कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो अपशगुन है, न्योला दिख जाए तो गलत है, सांप दिख जाए तो गलत है, खाली बाल्टी देख लो दिन खराब हो जाए। ये सब दोस्तों रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं। इनमें परिवर्तन करें, ऐसा कुछ नहीं होता, ये भ्रम है सिर्फ। और जिंदगी अहम और वहम दोनों में ही कट जाती है। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ के ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं में प्रत्येक इंसान को एक अनोखी और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती,
इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती जिनके जिनको करने की काबिलियत शायद हम में होती। बिल्कुल दोस्तों, ये सब चीज़ें छोड़ो, स्टडी करो, फोकस करो अपने गोल पे और सब कुछ देखो। आज बहुत सारी लड़कियां हैं जो पायलट का काम करती, पायलट बनी हुई हैं और एरोप्लेन उड़ा रही हैं दोस्तों। अब देखिए आपके सामने एक चित्र है, असमानता एवं भेदभाव। देखिए किस तरीके से कुछ बच्चियां, कुछ मुसलमानों के बारे में आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि वे लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। देखिए लड़कियां पढ़ रही। तो अब हम लोग देखेंगे असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे, ये विभिन्न प्रकार के धर्मों की बातें हो रही हैं। जैसे मुस्लिम धर्म समुदाय का या मुस्लिम धर्म के समुदाय का एग्जाम्पल लेना चाहें तो ये मानसिकता धीरे धीरे बन रही कि सारे जो मुस्लिम धर्म से संबंध रखते वह अच्छे व्यक्ति नहीं होते। बट ऐसा नहीं, जब देश आज़ाद हुआ था तो लगभग बहुत सारे मुस्लिमों ने इस देश को आज़ाद करवाने में सपोर्ट किया था। और देखिए, उच्च जात निम्न जात के कारण उच्च जात के वर्ग के लोग निम्न जात के लोगों को हैंडपंप से या कुएं से पानी भी नहीं भरने देते। यह भी एक भेदभाव और असमानता का बेहतरीन एग्जाम्पल है दोस्तों। अगर इस पर एक मूवी भी आप देखना चाहें तो साउथ इंडियन मूवी है श्याम सिंगा राव। क्या है दोस्तों? श्याम सिंगा राव मूवी है या सूत्र द राइजिंग, विभिन्न प्रकार की पिक्चरें बनी हुई हैं, इनको भी देखकर आप समझ सकते हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, एक मुस्लिम था एक हिंदू था, एक पढ़ा लिखा था एक कम पढ़ा लिखा था। दोनों समीरों में एक और अंतर की आर्थिक पृष्ठभूमि, अर्थात एक बहुत अमीर था एक गरीब था। यह विविधता का पहलू नहीं, यह तो असमानता है। क्या है दोस्तों? यह एक असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत अच्छे साधन उपलब्ध होते हैं, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्या होता है, एक वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता है। बट लेकिन दोस्तों एक अच्छी बात बता दें, देश में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं जो फ्री एजुकेशन देते हैं, खाना 24 घंटे अवेलेबल कराते हैं। ये विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन भी बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में या टाउन्स में भी चलते हैं। देखिए कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वो उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूह और खास क्षेत्रों के लोगों के साथ भी हुआ है। अब हम लोग पढ़ेंगे भेदभाव का सामना करने पर। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है समझते हैं। अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती बुनाई इत्यादि करना। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ वही लोग यह काम करते हैं जो अछूत होते हैं, उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। ये जाति व्यवस्था का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है और बहुत ही गंदी मानसिकता वाली बात है दोस्तों कि जो लोग कचरा साफ कर रहे हैं उनको आप गंदा कर रहे हैं, गंदा कह रहे हैं, जबकि गंदे वो लोग होते हैं जो लोग कचरा फैलाते हैं या कचरा फेंकते हैं। जो लोग सफाई करते हैं वो तो अच्छे ही कर्मचारी होते और जो कचरा फैलाते हैं वो सबसे गंदे व्यक्ति होते। और
सबसे तुच्छ मानसिकता के वो लोग होते हैं जो किसी मनुष्य जाति को यह समझ लें कि ये निम्न जाति का है, निम्न प्राणी है, इसको छूने से हमें दिक्कत होगी, यह अछूत होगा। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है। देखिए दोस्तों, समूह को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस पीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का और उत्कृष्ट कहा। जिन समूह को इस सीढ़ी के तले में रखा गया दोस्तों, उनको पता दोस्तों क्या कहा गया? उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। टॉप पर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। दोस्तों, अब वक्त ऐसा है कि एजुकेशन के ही दम पर सब कुछ होता है, बट लेकिन बहुत सारे ऐसे मतलब देश में ऐसे कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ऐसी तुच्छ घटनाएं पाई जाती हैं। देखिए, दलित वह शब्द है जो नीची कहे जाने वाली जात के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया है, कुचला गया है। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव से दलित लोगों को दबा कर रखा गया है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, अर्थात शेड्यूल कास्ट या एससी कहते हैं। दोस्तों, आज भी दोस्तों आप किसी गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो अगर आपके नाम के पीछे टाइटल या शूद्र लिखा या एससी लिखा हुआ है तो लोग नाक मुंह कान समेटते हैं। आए दिन आपको विभिन्न प्रकार की साइबर मल्टीमीडिया पे इस तरीके की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि स्कूल में रजिस्टर में साइन नहीं करने दिया, या पानी नहीं पीने दिया, या कुर्सी नहीं दी, या किताब नहीं दी, या क्लास में बैठने से मना कर दिया। ये दोस्तों बहुत गंदी और तुच्छ मानसिकता के एग्जाम्पल है। इन सब चीजों से उभरे और मनुष्य को मनुष्य समझें, क्योंकि यही सब चीजें दोस्तों होती हैं जो आगे चल के विभिन्न प्रकार के विद्रोह और उग्र को बढ़ावा देती है। किसी को लगातार अगर आप दबाएंगे तो वह कभी ना कभी तलवार उठाएगा दोस्तों, और किसी न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाएगा। जात प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाजत नहीं थी। देखिए, उदाहरण के लिए कुछ समूह को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने और दोस्तों गांव में, देखिए एक फोटो देख लो पहले। जात के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का ही एग्जाम्पल है। दोस्तों, ये बहुत गंदी चीज है। आज भी कहीं ना कहीं ये चीजें पाई जाती हैं, और ऐसा जो लोग करते हैं तो ये समझ लीजिए वो बहुत बुरा करते हैं। कैसे किसी व्यक्ति को आप दूर बैठा सकते हो, कैसे किसी को दूर से पानी पिला सकते हो, कैसे किसी को छूने से मना कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कुएं से पानी लेने और यहां तक कि मंदिर में घुसने की इजाजत नहीं होती। उनके बच्चे दूसरी जात के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते। इस तरह ऊंची जात के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उन्होंने उन्हें तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। देखिए दोस्तों, ये सब रूढ़िवादी पुरानी प्रथाएं हैं, प्राचीन प्रथाएं, जो बहुत गंदी प्रथाएं हैं। तो इन सब चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज करें और इंसान को इंसान समझें। आप किसी जानवर को पाल सकते हैं, गाय भैंस बकरी को पाल सकते हैं, उसे छू सकते हैं, बट किसी इंसान को छूने से कैसे आप अपवित्र हो सकते हैं? जिस प्रोसेस से आपने जन्म लिया उसी प्रोसेस से उस इंसान ने भी जन्म लिया। जैसा खून आपके रगों में बह रहा, उसी रंग का उसके रगों में बह रहा है। दो आंखें आपकी भी, एक मुंह, हाथ पैर नाक कान, वही सेम चीजें हैं, तो वह आपसे नीचे कैसे हो सकता, आप उससे उच्च कैसे हो सकते हैं? अगले पृष्ठ पर हम देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें समझने में मदद करेगा कि कैसे जात के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन से दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान लिखा है। इनके पास उस समय 32 डिग्रियां थी। इन्होंने अर्थशास्त्र में उस समय पीएचडी की थी दोस्तों, जब लोग इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं समझते थे। कमेंट्स या उंगली उठाने पर इन पर 2 मिनट नहीं लगते। कक्षा 8 पास का कोई लड़का कह देता है या कोई व्यक्ति कह देता क्या संविधान है। दोस्तों, अगर आप जो 8 घंटे की आज जॉब कर रहे हैं वह इन्हीं की देन है। जो महिलाओं को प्रसव के दौरान डिलीवरी के समय मैटरनिटी लीव मिलती है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। इन्होंने महिला पुरुष को समानता का अधिकार दिया, समान वेतन का अधिकार दिया है। इन्होंने इस संविधान को लिखा, क्या इन्होंने इस संविधान को दोस्तों लिखा हुआ है।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जात व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन देखिए दोस्तों, लेकिन उनमें में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को ये लगा कि ये हम ब्राह्मण बच्चे हैं, और वो हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, जो मुंबई है वहाँ पर महार जाति को अछूत माना जाता, अनटचेबल कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जातें होती हैं। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसा ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए। हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। हम और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। देखिए दोस्तों, आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि महार है, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम 2 गुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, वो चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। स्रोत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइटिंग एंड स्पीसीज, खंड 12, संपादन वसंत मोहन, मुंबई, शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र। दोस्तों, ये सारी की सारी सत्य घटनाएं। सोचिए उस समय कितना बुरा लगता होगा कि आप किसी व्यक्ति को छूने से पसंद करें, छूना तक पसंद ना करें, एक जानवर से बदतर उसके प्रति व्यवहार रखें। तो कैसे दोस्तों ये सब चीजें प्रभावित करती हैं। आज भी इस तरीके की दोस्तों घटनाएं पाई जाती हैं। कल्पना करके देखिए कि ये कितना मुश्किल होगा कि अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। ये कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर आप लोगों को आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। ये छोटी सी घटना दिखाती कैसे गाड़ी से एक दूसरी जगह जाने की साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जात पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। आज भी दोस्तों क्या होता है कि पहनावे से लोगों के बारे में परख की जाती है कि जैसे जिसने ड्रेस अच्छी पहन रखी, हो सकता है वो उच्च कोटि कुल से संबंध रखता हो। क्या होगा दोस्तों, उच्च कुल से संबंध रखता हो। आइए दोस्तों एक नजर डालते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस सबसे गंदे कृत्य को इस देश से हटाने की पूरी कोशिश की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी जो इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1956 को। भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वहीं
काम करना पड़ता था। जो वे खुद करते थे उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। अंबेडकर अपनी जात के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जात व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जात प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। बिल्कुल दोस्तों, बहुत समस्याएं होती थी जब दोस्तों खाना खाने के लिए भी दूर जाना पड़े, लोग पानी ना भरने दें और पानी भी ऊपर से हाथ में डालकर पिलाएं। कितना बुरा वो वक्त रहा होगा दोस्तों। आज भी इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिलती तो दिल दहल जाता। कैसे एक मनुष्य ऐसा कर सकता है। ऐसे ही घटनाएं बड़े बड़े लड़ाई दंगे फसाद का कारण बनती हैं। देखिए, समानता के लिए संघर्ष ब्रिटिश शासन ने आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी शिक्षा का अधिकार मिले। अर्थात किसानों और दलितों ने भी अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। दोस्तों, देश किया जब आजाद नहीं हुआ था तो औरतों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। बड़े बड़े जमींदार कमजोर मजदूरों को दास प्रथा बना के रखते थे। कैसा दोस्तों कि मतलब आपकी कई पीढ़ियों से लोग हमारे यहाँ दास रहे, मजदूरी करेंगे, ब्याज पे पैसा लिया था, काम करना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा तो आपको जान गंवानी पड़ेगी। इस तरीके से बुरी बुरी कुप्रथाएं, इतने गंदे गंदे विचार हैं दोस्तों, सोच कर दिमाग खराब होता है। 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ भारत और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को देखिए दोस्तों, एक चित्र दिखाते हैं। यह देखिए, संविधान को कई लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों, अगर ये ना होते तो हो सकता आज भी दोस्तों दलित वर्ग के साथ हमेशा अन्याय ही होता या आज युद्ध हो रहे होते। क्योंकि दोस्तों वो भी पावरफुल धीरे धीरे हो रहे थे और जो उच्च जात के लोग हैं, ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, वो अपने आप को सर्वोपरि समझते और युद्ध होता, इसमें नरसंहार होता, पता नहीं कितने लोगों की जानें भी जा सकती थी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसा रास्ता निकाला, संविधान बनाया, एक कानून बनवाया जिससे आज सभी को आराम है। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक प्रतिभा भारतीय के रूप में जोड़ती है। देखिए, जाति पात धर्म को छोड़ो, वी आर इंडियन, वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं, जय हिंद जय भारत, इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सब के अलावा देखिए, इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर एक विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, अपने अधिकारों की मांग करती हुई कुछ औरतें कि हमें भी शिक्षा का अधिकार चाहिए, हमें भी पढ़ना है, पुरुषों के बराबर वेतन चाहिए। दोस्तों, सब संविधान के बदौलत ही दोस्तों ये सब चीजें क्लियर हुई। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इस समाज में रहते हैं तो इस भेदभाव को आप समझते होंगे और कभी ना कभी इसके बारे में सुना भी होगा।
ये भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य हैं। आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं। ठीक है, लगभग सभी नेता इस पर सम्मिलित हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। समानता वह मूल है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीय के लिए समानता का मूल वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी। बिल्कुल दोस्तों, इस टाइम जय भीम नमो बुद्धाय की आपने चर्चा सुनी होगी। इसी तरीके का यह भी एक संगठन है जो दलित समुदाय को मजबूत करने का कार्य करता है दोस्तों। होने भी चाहिए संगठन, क्योंकि जब तक समाज इस बात को ना समझ ले कि इंसान को इंसान समझना है, तब तक इस तरीके के संगठन बनने चाहिए और विरोध भी होना चाहिए, जैसा भी हो, लेकिन इंसानियत को सर्वोपरि रखना चाहिए, ना किसी जाति धर्म समुदाय को सर्वोपरि रखना चाहिए। उन्हें यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार बनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए राज्य स्तर पर कोई भी धर्म को सर्वोपरि नहीं माना जाता है। इसलिए भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। भारत एक ऐसा देश है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कुछ भी धर्म को, जैन और बौद्धिस्ट, अपने धर्म को माने, जो उसमें ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ है, उनको भी फॉलो करें। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। बिल्कुल दोस्तों, असमानता आज भी मौजूद है। यह उद्देश्य का रही भारत के संविधान की। इसको भारत के संविधान की क्या कहा जाता है दोस्तों? आत्मा भी कहा जाता है। इसको पढ़ें और समझें। ये चैप्टर यहीं पर दोस्तों कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बेहद पसंद आया होगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। वी आर इंडियन, हम भारत हैं। देखिए, हम लोग भारतीय हैं। ना ही तो कोई जाति धर्म का है, ना ही कोई इंसान ऊंचा है, ना ही कोई इंसान नीचा है, ना ही कोई धर्म बुरा है, ना ही कुछ बड़े। हाँ, लेकिन कुछ धर्मों में कुछ अपवाद पाए जाते हैं, लेकिन उन अपवादों की वजह से किसी धर्म को सिरे से निखार देना, सिरे से नकार देना दोस्तों गलत होता है। इसीलिए देश अपना धर्म निरपेक्ष है, अर्थात में जो देश के स्तर पर किसी भी धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। दोस्तों, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगी। फटाफट से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।